हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और ये रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में। तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं। पहला तो है पेंडुलम। पेंडुलम मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ जो हिंज किया गया हो अपर पार्ट से और उसको लटका दिया गया हो एक स्ट्रिंग की मदद से, एक धागे की मदद से, और उसका वजन जो हो वो धागे की कंपैरिजन में काफी ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, उसका साइज जो होना चाहिए वो काफी छोटा होना चाहिए। जितना छोटा होगा, जितना पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, उतना वो आइडियल पेंडुलम कहलाएगा। वैसे ही स्ट्रिंग का मास एकदम निग्लिजिबल होना चाहिए, इसलिए हमने बोल दिया कि क्या होना चाहिए, बॉब का मास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो हम डे टू डे लाइफ में जो भी पेंडुलम यूज करते हैं जैसे लेबोरेटरी में, वो ऐसे आइडियल पेंडुलम के काफी क्लोज होते हैं। नेक्स्ट टर्म है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मतलब क्या हो सकता है? तो आपके क्लॉक में जो भी होता है कुछ इस तरह से बांधा होता है और कुछ इस तरह से मूव करता है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेट करना। बैक एंड फोर्थ मोशन है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। तो कुछ इस तरह से अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम मतलब क्या? तो आपने क्या किया, अपर पार्ट से धागे से अटैच करके पेंडुलम तो यहाँ पे टाई कर दिया पहले, फिर उसके बाद क्या किया, उसको गोल घुमाया। अब गोल घुमाने की वजह से क्या होगा, पहले तो वो इस साइड से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके कुछ इस तरह से घूमेगा। इस तरह से अगर घूम रहा है, कुछ सर्कल में घूम रहा है, और यहां से क्या कर रहा होगा, इस हिंज से कुछ एंगल बना रहा होगा। पहले तो उसका धागा ऐसे सीधा था, बाद में क्या हो गया, उसका धागा कुछ इस तरह से टेढ़ा हो गया और इस टेढ़े इसमें ऐसा वो घूम रहा है, तो कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसी तरह से थीटा एंगल पे अगर घूम रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कोनिकल पेंडुलम। अब अगर आप उसका शेप भी देखोगे तो कुछ इस तरह से था और ऐसे घूम रहा है, तो उसका शेप भी कैसे बनेगा? ऐसे 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 कोन की तरह, ऐसा एक डाउनवर्ड्स कोन बनेगा। आइसक्रीम का कोन जो होता है ना, उसका डाउनवर्ड्स पार्ट बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? कोनिकल पेंडुलम। तो चलिए हम यहाँ पे डिराइव करेंगे एक इक्वेशन जिसमें कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे निकालेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोनिकल पेंडुलम किस तरह से होगा? तो कुछ इस तरह से गोल मूव कर रहा होगा और ये अपर पार्ट से कुछ यहां से हिंज होगा। तो यहाँ पे हमने एक कोनिकल पेंडुलम लिया है और उसके धागे की लंबाई हम बोल देते हैं क्या है, वो है कैपिटल एल। इतना लंबा मेरा धागा है, उसको हम घुमा रहे एक सर्कल में। उस सर्कल का रेडियस मुझे बताना है, तो उस सर्कल का रेडियस मैं बोल रहा हूं, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल का रेडियस है कुछ आर और एल के बीच में हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लंबाई है, धागे की लंबाई एल लेंथ की है और इसका मास जो हमें दिया गया है एम मास का, ये हमारा बॉब है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और पीरियड निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम और एक चीज कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे एक टेंशन लग रहा है, बोलेंगे कुछ टी। अब टेंशन का मतलब क्या होता है, तो धागा हम जब भी खींच के रखते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेच फीलिंग आएगी, ताना हुआ रहेगा, तो उसी को हम कहते हैं टेंशन। वो टेंशन की वजह से हमेशा फोर्स लगाता है। जैसे मान लो मैंने इस हाथ को अपने धागा बांध दिया और इधर खींचा, तो धागा क्या हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। अगर ऐसे पास में लाके रख दूं तो क्या होगा, स्लैक हो जाएगा, ऐसे नीचे झुक जाएगा। एक पार्ट यहाँ लटका रहेगा, एक पार्ट मेरे हाथ में रहेगा, कुछ इस तरीके से। पर टाइट करूं तो क्या होगा, तो उसमें टेंशन आएगा और उसी टेंशन की वजह से वो क्या करता है, मेरे हाथ को दूसरे हाथ को इस तरफ खींचेगा, फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम यहाँ पे कितना मान रहे हैं, टी मान रहे हैं। और उसके अभी हम दो कंपोनेंट्स करेंगे। चलो, तो अभी ये मेरा कोनिकल पेंडुलम जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मान लो कि ये वर्टिकल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये क्या करना है मुझे, यहाँ पे ये टी के दो पार्ट करने हैं। एक तो ये टी का मैं वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा और दूसरा कौन सा कंपोनेंट करूंगा, दूसरा इसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाऊंगा। अभी क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये वाला भी एंगल क्या होगा, सेम होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू टेंशन अगर टी होगा तो अपर पार्ट में लगने वाला ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो हमें पता है थीटा के बाजू का कितना होता है, कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू आएगी टी कॉस थीटा। वैसे ही ये थीटा के अपोजिट वाला है, तो थीटा के बाजू में नहीं है या फिर अपोजिट में, अपोजिट वाला कितना होता है, तो ये वैल्यू आती है टी साइन थीटा।
बस हो गया। अभी ये जो वैल्यूज हमने फाइंड किए इनको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ इक्वेट कर देंगे। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो सकते हैं? तो ऊपर के डायरेक्शन में टी कॉस थीटा लग रहा है, नीचे क्या लग रहा होगा? नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? एम जी, तो एम जी लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। और वैसे ही ये टी साइन थीटा किसका काम कर रहा है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो उसके लिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू हम इक्वेट करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर जो था उसी के जैसा एम आर ओमेगा स्क्वायर है। चलो इन सारी चीजों को इक्वेट करते हैं और फिर ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, उससे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो क्या लिखूं यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा टी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर इतनी, क्योंकि मुझे पता है टी साइन थीटा किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। दूसरा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? तो ये किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को, तो ये लिखूंगा मैं एम जी। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 समझो, इसको इक्वेशन 2 समझो। 1 को 2 से मैं डिवाइड कर ले रहा, क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। एम और एम कैंसल, टी और टी कैंसल। अभी यहाँ पे वैसे तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, पर फिलहाल वैसे ही रखते हैं क्योंकि आगे जाके वो सिंप्लीफाई होने वाला है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या मिलेगा यहाँ से मुझे? इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये वैल्यू बाकी सारे वैसे ही रखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये जी उधर ऊपर चले जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, इंटू जी डिवाइडेड बाय आर, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पे मुझे बताना है कि ओमेगा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए आर की जो वैल्यू है, ये रेडियस है ना, इस लेंथ के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो वापस से ये ट्रायंगल में देखो आप, ये वाले ट्रायंगल में क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे कि एल का जो भी एंगल है थीटा, थीटा के अपोजिट आर है, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे मुझे बताना है कि आर इक्वल्स टू क्या होगा? एल, अपोजिट वाला कितना होता है? साइन थीटा, तो एल साइन थीटा ये वैल्यू होगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। क्या मिल रहा मुझे? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू जी डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? साइन थीटा कैंसिल। ओमेगा की वैल्यू मुझे मिल गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? रूट अंडर जी बाय एल कॉस थीटा। अभी देखो ओमेगा का हम यूज कहां पे करेंगे? तो हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो मैं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पीरियड फाइंड करना है। पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? टी से। क्योंकि मुझे पीरियड फाइंड करना है। एक पीरियड में क्या करता है वो? एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। कितना रेडियंस चलता है? तो 2 पाई रेडियंस, इतना मेरा ऑब्जेक्ट चल जाएगा। कितने टाइम में? टी टाइम में। तो यहाँ पे टी कैसे निकालू? टी इधर भेज दो, ओमेगा इधर ला लो। क्या मिलेगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे क्या करना है? बस फाइनली मुझे ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करूँ? 2 पाई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट अंडर, क्या वैल्यू डालू? तो ये वैल्यू यहां से ही पुट करनी है मुझे, रूट अंडर जी बाय जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिलेगा? 2 पाई रूट अंडर एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इस तरह से मैंने पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लिया है, ये सब सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट चीज हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इसकी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो फ्रीक्वेंसी ईटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो क्या करूंगा यहाँ पे? तो सारे वैल्यूज को इन्वर्स कर दो टाइम पीरियड के। क्या मिलेगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर जी डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था, और इसी डेरिवेशन के बेसिस पे या इस कंसेप्ट के बेसिस पे आगे के 2 न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1.4 है पेज नंबर 9 से। ए मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल वर्टिकल पिलर. At the top of it there are horizontal rods which can rotate about vertical axis. At the end of this horizontal rod there is a vertical rod fitted like an elbow joint. At the lower end of the vertical rod there is a horse on which the rider can sit. As the merry-go-round is set into rotation, these vertical rods move away from the axle by making some angle with vertical.
The figure above shows vertical section of merry-go-round in which initially vertical rods are inclined at a vertical with the vertical at 37 degree during rotation. Calculate the frequency of revolution of merry-go-round. तो इस क्वेश्चन में गिवन डाटा कुछ इस तरह से दिया गया है कि ये है merry-go-round। merry-go-round का जो इनिशियल रॉड है जो कि किस तरह से है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल वाला रॉड की लंबाई 2.1 मीटर दे रखी है और दूसरा जो रॉड है जो कि एल्बो जॉइंट की तरह है। अब एल्बो जॉइंट की तरह होने का मतलब क्या है, तो ये रॉड जो इनिशियली ऐसा वर्टिकल रहेगा और जैसे आप तेजी से घुमाओगे क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकलते जाएगा। उसकी लंबाई भी दे रखी है जो कि कितनी है, 1.5 मीटर। अब बोल रहा है वो कि जब इसको हमने कुछ स्पीड से रोटेट कर दिया तो उसका एंगल हमें पता चल गया। थीटा कितना बोला है उसने, थीटा बोला गया है 37 डिग्री। तो ये रॉड कुछ इस तरह से बाहर खुल गया, कितने एंगल से, 37 डिग्री से बाहर खुल गया। और यहीं पे फिर ये रॉड के एंड पे क्या लगा हुआ है, कुछ घोड़ा लगा है और उस घोड़े पे कोई बैठा हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है इस केस में, तो हमें इस केस में फाइंड करना है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये घूम रहा होगा। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो चलो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे टेंशन के कौन से दो पार्ट्स कर सकते हैं और उसमें एक ओमेगा का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था, क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड या फिर 2 पाई इंटू n, जहां पे n क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो मान लेते हैं कि ये जो भी रॉड होगा उसमें कुछ टेंशन होगा। ये टेंशन क्या कर रहा होगा, यहाँ पे जो भी लटका हुआ मास होगा उसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। दो फोर्सेस इसमें लगेंगे, ये फोर्स से ये टेंशन के क्या कर दूंगा मैं, दो कंपोनेंट्स कर दूंगा। कौन से कंपोनेंट, एक तो वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होगा अल्टरनेट एंगल से, और थीटा के बाजू के तो हम क्या कहते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t cos थीटा। तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगा t sin थीटा। अभी हमें पता है ये t sin थीटा किसका काम कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो चलो यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, t sin थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है mv² बाय r। दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, mr ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। और दूसरा क्या बताना है मुझे, तो दूसरा मुझे कंपेयर करना है t cos थीटा को। अब t cos थीटा किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, mg। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg। तो अभी मुझे ओमेगा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और शायद ये वैल्यू कहीं पाई स्क्वायर जी के साथ कैंसिल हो रही होगी, इसलिए उसने दे रखा है जी की वैल्यू कितनी ले लो, पाई स्क्वायर ले लो, काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इसको आप समझ सकते हो 1, इसको 2, 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इक्वल्स टू m अपॉन m, वो तो कैंसिल हो गया। क्या लिख दूं, r, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, तो यहाँ पे लिखा r इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये वैल्यू हमने इस तरह से लिख दी। क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे t और t कैंसिल हो गया, इधर m मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से एक वैल्यू और कैंसिल करनी है जो कि g की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, पाई स्क्वायर इतनी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे मैं g और पाई स्क्वायर इन दोनों को भी कैंसिल कर दूंगा। क्या मिल रहा है, tan थीटा इक्वल्स टू 4r इंटू n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 4r। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 4r, इसका क्या कर लूं, रूट कर लूं। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज निकाल दिए, बस एक वैल्यू निकालनी बाकी रह गई थी, tan थीटा और r। अब tan थीटा की जो वैल्यू है ना, ये इस एंगल से डिसाइड हो जा रही है। जैसे मैंने लिख दिया sin 37 की जो वैल्यू होती है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है, कितनी होती है, 3/5।
cos 37 कितना है? तो cos 37 हमें पता है ट्रिपलेट 3 4 5, तो cos 37 कितना होगा 4/5। tan थीटा कितना हो जाएगा उस केस में? तो यहाँ पे मुझे बताना है tan 37 इसकी वैल्यू होती है 3/4। ये भी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे मैंने tan 37 की वैल्यू बता दी। आखिरी वैल्यू मुझे क्या निकालना बाकी रह गया? r। अब देखो रेडियस कैसे निकालेंगे ये हम देख लेते हैं। रेडियस मतलब क्या होगा? कितने डिस्टेंस पे मेरा ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है? तो मुझे पहले तो ये डिस्टेंस बताना पड़ेगा। क्या होगा वो? 2.1 प्लस उसमें क्या ऐड कर दूं? ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो रॉड है वो कुछ इस तरह से बेंड हुआ है, जो पहले वर्टिकल रहा करता था थोड़ा सा बाहर निकला है। कितना बाहर निकला है ये कैसे बताऊंगा? तो ये एंगल से डिसाइड होगा, और दूसरा इसकी लंबाई जो कि 1.5 मीटर दे रखी है उससे डिसाइड होगा। तो ये थीटा के अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा? थीटा के अपोजिट वाला कितना होता है? साइन थीटा। तो उसकी वैल्यू मैं कहूंगा 1.5 साइन 37। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है ये? तो 2.1 प्लस 1.5 साइन 37 की वैल्यू कितनी है? तो साइन 37 यहां से लिखते हैं हम 3/5। कितना आंसर आ रहा है ये? 2.1 प्लस, यहाँ पे देखो 5 से कैंसिल करूंगा तो कितना मिल जाएगा? तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3, और 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.9। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो ये कैलकुलेशन हमें r के लिए करना था। और उसके बाद फाइनल क्या करूं? ये सारे वैल्यूज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताना है ईटा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो रूट अंडर tan थीटा, tan थीटा मतलब कितना है? 3/4 इंटू, यहाँ पे सारे वैल्यूज डाल दो 1/4, और r की वैल्यू कितनी है? तो r की वैल्यू 3 है, तो इंटू 3। देखो क्या क्या कैंसिल होता है? तो ये 3 और ये 3 कैंसिल। क्या मिल रहा है मुझे? रूट अंडर 4 इंटू 4 मतलब रूट अंडर 16। क्या वैल्यू आएगी? तो n की वैल्यू आएगी 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। एग्जाम्पल 1.5 है पेज नंबर 9 से। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ funnel is 37 degree. There is a small ball kept inside the funnel. On rotating the funnel, the maximum speed that a ball can have in order to remain in the funnel is 2 meter per second. Calculate the inner radius of the brim of the funnel. Is there any limit upon the frequency of rotation? How much is it? Is it lower or upper limit? Give logical reason. Use g equals to 10 और sin थीटा की वैल्यू दे रखी है sin 37 दे रखा है जो कि है 0.6। इस क्वेश्चन में गिवन डाटा कुछ इस तरह से है। हमें एक फनल दिया गया है और इस फनल में हमने क्या कर दिया? एक मार्बल को घुमा दिया। अब मार्बल का साइज भी जो बता रहे हैं ना वो एकदम बहुत छोटा सा है, वरना साइज की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। इसलिए हमने मार्बल का ऐसा कंसीडर करते हैं, ऐसा छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। ऑन गिवन डाटा क्या है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हमने थ्रो किया है उसकी वैल्यू बता रहे 2 मीटर्स पर सेकंड। वैसे ही बता रहे किस एंगल का है ये फनल जो है, उससे एंगल दे रखा है थीटा जो कि है 37 डिग्री। जी को हम 10 कह के इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो, आप अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे इस टाइप के कोन में तो आपको दिखेगा, तेजी से फेंकोगे ना तो आपका जो मार्बल होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। स्पीड काफी ज्यादा रहेगी पर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उस केस में? कम रहेगी। अब स्पीड ज्यादा है तो ऊपर घूम रहा है, रेडियस भी क्या होगा उस केस में? ज्यादा रहेगा। तो मुझे समझ में आ रहा है स्पीड ज्यादा है तो रेडियस भी ज्यादा ऊपर रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। अब जैसे जैसे स्पीड कम होगी मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा? नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ऐसे घूम रहा था अच्छी खासी स्पीड से, पर जैसे नीचे आ रहा है स्पीड कम हो रही, पर फ्रीक्वेंसी देखो ऐसे आके रुक जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसे लगेगी आपको? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, काफी ज्यादा बढ़ेगी। वेलोसिटी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जर्वेशन को इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, वेलोसिटी अगर आप ज्यादा करोगे, स्पीड बढ़ाओगे तो रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसकी उल्टा? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसको फॉर्मूला से समझेंगे। उसके पहले हमें ये फाइंड करना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होते 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 क्या हो जाएगी? 0 तक आ सकती है। पर ये सोचो जब 0 स्पीड होगी तो रेडियस क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमें रेडियस बहुत बड़ा नहीं दे रखा है, रेडियस का एक लिमिट दे रखा है। रेडियस का हमें लिमिट फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का लिमिट दे रखा है। तो स्पीड एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है, वरना वो कंचा क्या हो जाएगा? इस ग्लास से बाहर गिर जाएगा। रेडियस बहुत ज्यादा होगा मतलब क्या होगा? ये ग्लास से बाहर गिर जाएगा।
तो फिर दूसरी लिमिट के बारे में हम सोच सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस कम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, शायद इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। उसको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। चलो, तो यहाँ पे ये जो भी मेरा मास होगा ये गोल घूम रहा होगा, तो इसमें क्या लग रहा होगा, ये सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी वैल्यू कुछ n आएगी, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा ये फोर्स, और थीटा के बाजू में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी n cos थीटा। ये दूसरा बचा हुआ कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा n sin थीटा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये वैल्यूज निकाल दी। अभी देखो n sin थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे कौन लग रहा होगा, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो n sin थीटा की वैल्यू मैं कह सकता हूं n sin थीटा mg के बराबर होगा। दूसरा क्या होगा, अंदर के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, n cos थीटा, और यही वो फोर्स है जो किसका काम कर रहा है फिलहाल, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा n cos थीटा इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाय r, और यहां से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं उसको देख लेंगे। चलो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, तो इसको आप 1 समझ लो, इसको आप 2 समझ लो। 1 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय mv², और ये नीचे वाला r को मैंने ऊपर भेज दिया, r कुछ इस तरह से लिख दिया। चलो, तो यहाँ पे n और n कैंसल, m और m कैंसल, क्या मिल रहा है, sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। v² में कुछ इधर लेके आया तो ये v² लिख दिया, इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, g इंटू r। ये वैल्यू मुझे पता चल रही है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ v² इक्वल्स टू rg बाय tan थीटा। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि वैल्यू वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखा है कुछ 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू rg बाय tan थीटा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्चुअली r की वैल्यू निकालनी थी, तो r को यहीं पे रखते हैं, सारी चीजें इस साइड लेके जाते हैं। क्या मिलेगा, 4 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाय g इक्वल्स टू r। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तो मैंने जैसे कि वैसे लिख दिया। tan 37 हम इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में देख सके, तो tan 37 कितना होता है, 3/4, और नीचे क्या लिखना है मुझे, डिवाइड किससे करना है, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोल दिया। तो रेडियस कितना लिखूं, तो ये 4 और 4 कैंसल, 3 डिवाइड बाय 10 कितना होगा, 0.3। 0.3 मीटर, ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम रेडियस निकल आएगा। कुछ इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन, कैसे फॉर्मूले से हम बता सकते हैं वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं r ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, क्या होता है r इंटू 2πn। इस तरह से हमने वेलोसिटी और यहाँ पे n में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू 2πrn, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, n इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, और ये इससे हम क्या निकाल लेंगे, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम इससे, क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जैसे हमने देख लिया था यहाँ पे, हमें क्या पता था कि जैसे जैसे वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती जाएगी, और वेलोसिटी 0 के एकदम करीब है, फ्रीक्वेंसी कहां तक पहुंच जाएगी, इंफिनिटी के करीब। इसका मतलब वेलोसिटी जब बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालेंगे, कौन सी वैल्यू निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देंगे, n इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं v की, तो v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो है 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस कुछ दे रखा है 0.3, ये वैल्यू डाल दिए। बस यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है फ्रीक्वेंसी की, वो कौन सी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है।
मतलब एक की फ्रीक्वेंसी से लेके फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है 2, 3, 4 वो सारी फ्रीक्वेंसी चलेगी इन्फिनिटी तक। पर एक से कम वाली फ्रीक्वेंसी जैसे कि 0.5 उससे आप इस ग्लास में रोटेट नहीं करवा सकते। अगर रोटेट करवाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपका बॉल बाहर आ जाएगा, ठीक है, खुद से रोटेट नहीं करेगा। उस कम फ्रीक्वेंसी से डालोगे भी तो या तो नीचे आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी खुद ही बढ़ जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी से आप बॉल को रोटेट नहीं करवा पाओगे किसी भी तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन 1.5 को सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पे हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।